कैसी कैसी विचित्रताएं हमारे देश में हैं और चल रही हैं, कोई उस पर चिंतन भी नहीं करता और जरूरत भी नहीं समझता। एक सरकार के दौर में एक उस मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश का ही किस्सा है, उन्होंने अपने एक पुराने वरिष्ठ नेता को ओबलाइज करने के लिए कहा कि भाई आपको मद्य निषेध उसका कोई अध्यक्ष या कुछ बनाए देते हैं तो मकान दुकान गाड़ी घोड़ा हो जाएगा है और कुर्ते में कलप लग जाएगा बढ़िया से। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साहब जब तक आबकारी विभाग है तब तक मैं मद्य निषेध विभाग में नहीं जाऊंगा। नहीं, डीएम 11 बजे आबकारी विभाग की बैठक लेता है और कहता टारगेट बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा शराब बेचो, और 12:30 बजे मद्य निषेध की बैठक लेता है, कहता गांधी जी ने कहा था शराब पीना बुरा है। इस बात को मतलब है क्या? तमाशा है। दोनों सरकार हमारे टैक्स का पैसा फूंक रहे हो। बंद करो, एक चीज तो बंद करो भाई, या तो मद्य निषेध वाला टोना टोटका बंद करो, ये दारू वाला बंद करो। बोला खनन भी धुआंधार हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ऐसे विद्वानों को मेरा साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, ऐसे ज्ञानियों को। अरे खनन कराओगे तो पर्यावरण की तो स्थिति होनी ही होनी है भैया। चले जाइए बुंदेलखंड में, हर साल आप बुंदेलखंड जाइए, हर साल वहां धरती बदली मिलती है हमको। और उसके बाद हम कहते हैं कि ना दोनों चलेंगे, पर्यावरण विभाग भी चलेगा और खनन भी चलेगा। आदमी तो खप रहा है कम से कम। मसला ये खराब है, हम लोगों ने अपने लोगों को खपाने के लिए क्या चल रहा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मसला है, इस पर भारत को, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत को सोचना होगा कि तमाशा ठीक नहीं है। पहाड़ गायब हो जाए, नदी नाला गायब हो गया, विभाग तो सब है ना। एक गाजियाबाद में एक है राजेंद्र त्यागी जी, भाजपा के ही पार्षद हैं, बहुत पुराने पार्षद हैं, कई बार के, मतलब अपने ये इलाके से वो बस खड़े हो जाते, जनता जिताती थी। वो एक बार हमारे पास आए, उनको बताने लगे कि भाई साहब पूरे जिले में 2.5 जाने कितने बताए तालाब बावड़ी इस टाइप के थे, बोले वो सब गायब हो गई। मैंने कहा वो कैसे गायब हो सकती, वो चलायमान चीज तो है नहीं। उन्होंने सब गायब हो गई। और पर्यावरण संरक्षण विभाग बना रहा, वो भी मीटिंग करता रहा और मीटिंग में चाय नाश्ता बढ़िया खाता रहा और सरकारी डीजल फूंकता रहा, उसके बावजूद भी गायब हो गई। खैर ये भारत की विडंबना है, अब इससे हम क्या कहेंगे। अभी रविंद्र पटेल, 24 की चुनौती, क्योंकि जब आप जो पार्टी सरकार में होती है उसके पास जनता को ओबलाइज करने का या जनता की तकलीफों को दूर करने का एक संवैधानिक अस्त्र हाथ में होता है, तो उससे लड़ने में जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो रूलिंग पार्टी में नहीं, सिस्टम में नहीं है, उसको कई गुना ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। रविंद्र पटेल सही है, आपके बात सही है सर। विपक्ष में रह करके आपको संघर्ष करना पड़ेगा, न सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर, बल्कि सड़क पर और सड़क के उतर के करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सही और गलत को आपको जनता के बीच, जनता के पैमाने पर रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पे विपक्ष का काम सरकार की गलत नीतियों पे खुल करके जनता के बीच जानने का है जी, और सरकार का काम है जनता के मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देकर करने का। दोनों अपने अपने काम को करेंगे। देखिए, मैं अभी नई सरकार गठित हुई है जी, हमारे नेताओं ने, हमने बेहतर प्रयास किया और इन्हें मौका देना चाहिए। 100 दिन का, अगर आपने जैसा शुरुआत किया कि 100 दिन का, तो कम से कम 3 महीने इनको दिया जाए। 3-3.5 महीने में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और हमें भी अपनी खामियों को ढूंढने का
और जैसे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है कि क्या वजह रहे, कितने अच्छे माहौल के बावजूद हम चुनाव हारे हैं, और ये बिल्कुल एकदम से स्वीकार नहीं होता कि हम चुनाव इतने बुरे तरीके से हारे हैं। निश्चित तौर पे आपके चैनल पर स्वीकार करने में बुराई नहीं है कि जिस तरह का माहौल था उससे हमें बहुत अच्छा मैंडेट मिलना चाहिए था, लेकिन जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले आए। तो हमें इस पे बहुत गहन अध्ययन करना होगा, और गहन अध्ययन के साथ आज राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई है, फिर अभी 4-5 तारीख में फिर से बैठक होनी है, हम लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कहा, रविंद्र आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। राजनीतिक दल चौंकते हैं गाहे बगाहे, कभी कोई चौंकता कभी कोई, जनता कभी नहीं चौंकती। उसका विचार बिल्कुल समुद्र की तरह शांत होता है। जब ईवीएम उसके सामने होती है तो उस पर उंगली रख के अपनी पसंद नापसंद बता देता है। जनता कभी आपने सुना कि चौंकी हो? नहीं। राजनेता चौंकते हैं, पार्टियां चौंकती हैं, क्योंकि वो जनता से उस सीमा पर तक जाके नहीं जुड़े। इसीलिए चौंकना क्यों हो लोकतंत्र में? हमको पता हो कि हम जीत रहे कि हार रहे। हम अगर गलतफहमी में हैं कि हम अपने को हारा माने और जीत जाएं तो भी हम जनता को नहीं जानते, और अगर हम अपने को जीता माने और हार जाए तो भी हम जनता को नहीं जानते। एसएन सिंह साहब, मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों से कहा कि 100 दिन का एजेंडा बनाइए पहले और उस पर काम करिए, और कुछ घोषणाएं सरकारी प्रवक्ता ने की, यानी मुख्यमंत्री ने जिनको इंडोर्स किया। उसमें एक बड़ा मसला है कि भाई 100 दिन के भीतर 20,000 सरकारी नौकरी और 50,000 रोजगार के अवसर 100 डेज के भीतर करना है। ऐसे हर विभाग से कहा गया, जतिन प्रसाद से और सबसे, कि भाई 100 डेज का एक चार्टर बना के लाइए, चार्टर, और उस पर परिणाम दीजिए। यानी जुलाई का पहला हफ्ता मान लीजिए 100 दिन का, कि मोटा मोटा तारीखों के फेर में ना भी पड़े तो वैसा हम मान सकते हैं कि वो समय होगा जब परिणाम, पहला रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का आएगा या आना चाहिए। मैं रोजगार के मसले पर ही एक प्रश्न मेरे ज़हन में है। 100 दिन के भीतर 20,000 सरकारी भर्ती और 100 दिन के भीतर 50,000 रोजगार, क्या आपको लगता है कि अभी तक का जो ट्रेंड उत्तर प्रदेश में रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये व्यवहारिक लग रहा है? घोषणा ठीक है, लेकिन हमारे यहां तो भर्ती का इतना लंबा इतिहास है कि 16 में निकली भर्ती और 22 तक अटकी घूमती है। एसएन सिंह साहब, देखिए अमिताभ जी, जब हम कोशिश करेंगे निश्चित तौर पे तभी कामयाबी मिली होगी और मिलेगी भी। आप देखिए कोरोना काल में लोग पैदल बंगलोर और मुंबई से चलकर आ गए। अगर ये सोचते कि ट्रेन में बैठ के भी दर्द होने लगता है तो वो नहीं पहुंचते। हम जरूर एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम उस कोशिश में कामयाब होंगे। देखिए तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें कुछ पद हैं जो खाली है, उसका डेटा मंगाया जा रहा है, वहां से भी भर्तियां शुरू की जाएंगी पारदर्शी तरीके से, और जितना जल्द हो सके हम वो भर्ती प्रक्रिया को अपनाकर वहां रोजगार देंगे। अमिताभ जी, कई रोजगार ऐसे भी होते हैं जब हम अगर कोई बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हैं, विकास के कार्य ले आते हैं, तो उससे जुड़ी चीजों को जो वहां पे करता है उसके माध्यम से भी रोजगार आता है। मंशा साफ है अमिताभ जी कि हमने जो संकल्प पत्र में वादा किया है उसको चरणबद्ध तरीके से क्रमशः जितना जल्दी शुरू हो सके हम उसको करें, उस चीजों को लेकर जनता के बीच में जाए। जी ठीक बात है। शिखर अग्रवाल जी, मुझे बताइए 100 दिन के भीतर मत्स्य पालन में आप क्या करेंगे? डॉक्टर संजय निषाद ऐसा क्या करेंगे 100 दिन के एजेंडे में? क्योंकि हर मंत्री से कहा गया है 100 दिन का एजेंडा बनाइए, उस पर परिणाम दीजिए। 100 दिन के एजेंडे में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ऐसे तालाबों को चिन्हित करेंगे जिनके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, बर्बाद करने का सरकारी संपत्ति को काम किया है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेंगे मत्स्य विभाग के, जिन अधिकारियों ने माफियाओं से साठगांठ करके नुकसान पहुंचाया है।
ऐसी एक सूची तैयार करके उत्तर प्रदेश की सरकार को देने का कार्य करेंगे।